हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे साल 2012 में रिलीज हुई एक ब्रिटिश अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को, जिसका नाम है सिनिस्टर। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम चार लोगों को एक पेड़ के साथ बंधा हुआ देखते हैं, जिनके चेहरों को एक कपड़े के साथ ढका हुआ था और एक अनजान शक्ति उस पेड़ की एक डाली को काट देती है, जिसकी वजह से उन चारों लोगों को फांसी लग जाती है और उनकी मौत हो जाती है। असल में ये एक वीडियो फुटेज थी जिसे कोई प्रोजेक्टर पर देख रहा था। इसके बाद हम एलिसन और उसकी वाइफ ट्रेसी को देखते हैं। ये लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। इनका एक 12 साल का बेटा और 7 साल की एक बेटी भी थी, जिसमें बेटे का नाम है ट्रेवर और बेटी का नाम है एशली। एशली को नया घर ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था, जिस पर उसके पिता एलिसन उसे समझाते हैं कि उसने ये घर एक बुक लिखने के लिए सेलेक्ट किया है और एक बार उसकी बुक पूरी हो जाए फिर वो सभी अपने पुराने घर में वापस से शिफ्ट हो जाएंगे। असल में एलिसन एक ट्रू क्राइम राइटर हैं और उन्होंने ये घर इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि ये वही घर है जिसमें हमने 4 लोगों को फांसी से मरते हुए देखा था और एलिसन इस क्राइम स्टोरी पर एक बुक लिखना चाहता था और ये बात उसने अपनी फैमिली से छुपाई हुई थी। इसके बाद उनके नए घर में एलिसन से मिलने पुलिस ऑफिसर आता है और वो उन्हें तुरंत ही ये घर खाली करके यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि एलिसन यहाँ पर हुए हादसे के ऊपर बुक लिखने वाला है और एज ए पुलिस इसकी वजह से उनकी ड्यूटी पर सवाल उठ सकते हैं। और पर्सनल लेवल पर भी उन्हें एलिसन की बुक्स पसंद नहीं थी। उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि मरने वाले लोग एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे, जो थी स्टीफन फैमिली, और उनके परिवार में एक छोटी बच्ची स्टेफनी भी थी, जो कि फिलहाल मिसिंग थी। लेकिन पुलिस ऑफिसर का कहना था कि उसकी भी डेथ हो चुकी है, पर एलिसन उसकी बातों से एग्री नहीं करता क्योंकि उसका मानना था कि स्टेफनी अभी भी जिंदा है। खैर, इसके बाद घर में एटिक में सामान रखते टाइम एलिसन को एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक प्रोजेक्टर और सुपर 8 mm की कुछ फिल्म्स थी। रात के समय हम एलिसन और ट्रेसी को बात करते हुए देखते हैं और उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि एलिसन एक सुपर हिट बुक लिखने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट था। असल में उसने 10 साल पहले कैंट की ब्लड नाम से रियल क्राइम पर एक बुक लिखी थी, जो कि सुपर हिट साबित हुई थी, लेकिन उसके बाद से उसकी सारी बुक्स काइंड ऑफ फ्लॉप हुई थी। इसके बाद एलिसन घर में अपना ऑफिस सेट करता है, जिसमें वो विक्टिम्स की तस्वीरों को जगह जगह पर पिन कर रहा था और फिर वो उन फिल्म्स को देखना शुरू करता है जो कि उसे एटिक में मिली थी। पहली फिल्म में स्टीफन परिवार की कुछ फुटेज थी जिनमें वो बहुत खुश नजर आ रहे थे और फिर अचानक वही सीन आता है जिसमें इन लोगों को फांसी लगाई गई थी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये थी कि आखिर इन फुटेज को शूट कौन कर रहा था और ये फिल्म इस घर में आई कैसे। अब आगे एलिसन दूसरी फिल्म को देखने लगता है। उसमें भी एक दूसरी फैमिली क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई जाती है और अगले सीन में हम इस फैमिली को अपनी ही कार में एज होस्टेज बंधे हुए देखते हैं और जो इंसान इस वीडियो को शूट कर रहा था उसने पहले ही इन लोगों पर और कार पर पेट्रोल डाल दिया था और फिर वो कार को आग लगाकर इस फैमिली को जिंदा जला देता है। इस सीन को देखकर एलिसन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और वो ये सब बताने के लिए पुलिस को फोन करता है, लेकिन एक अच्छी स्टोरी के साथ सुपर हिट बुक लिखने के लालच में वो इन टेप्स के बारे में पुलिस को नहीं बताता और खुद ही इन पर तहकीकात करना शुरू कर देता है। अब इससे पहले कि एलिसन तीसरी वीडियो देख पाता, उसे घर में से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। बाहर जाने पर उसे एक बॉक्स अपने आप ही हिलता हुआ नजर आता है और अचानक उस बॉक्स में से एलिसन का बेटा ट्रेवर चिल्लाते हुए बाहर निकलता है, जिसकी वजह से ट्रेसी भी जाग जाती है और एलिसन ट्रेवर को बाहर ले जाता है। असल में ट्रेवर को रात में बुरा सपना देखकर ऐसे चिल्लाने की आदत थी और इस कंडीशन को नाइट टेरर कहा जाता है। खैर, अब एलिसन ट्रेवर को लेकर बाहर चला जाता है और उसे नींद से जगा देता है ताकि वो कंट्रोल में आ सके। अगले दिन बच्चों के स्कूल में जाने के बाद एलिसन तीसरी टेप को देखता है, जिसमें हम एक परिवार को स्विमिंग पूल में एंजॉय करते हुए देखते हैं और अगले ही सीन में हम उस फैमिली के सभी लोगों को पूल साइड बेड से बंधा हुआ देखते हैं और कोई इंसान उन्हें एक रस्सी से बांधकर खींचकर बेड के साथ पानी में गिरा देता है, जिसकी वजह से उन लोगों की पानी में डूबकर मौत हो जाती है। इस बार एलिसन पूल में एक अजीब से चेहरे वाले इंसान को देखता है और जैसे ही एलिसन उस इंसान पर फोकस करके फिल्म को पॉज करता है, तभी उस फिल्म में अपने आप आग लग जाती है और आग को बुझाने के बाद एलिसन उस वीडियो को एडिट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अजीब से चेहरे वाला पार्ट आग में जल गया था और उसे रिकवर कर पाना अब नामुमकिन हो गया था। अब स्कूल से लौटने पर हम एलिसन की वाइफ ट्रेसी को ट्रेवर पर चिल्लाते हुए देखते हैं, क्योंकि उसने स्कूल के व्हाइट बोर्ड पर परमानेंट मार्कर से एक पेड़ की तस्वीर बनाई थी जिसमें 4 लोग फांसी से लटक रहे थे। और इसके बाद ट्रेसी एलिसन पर भी गुस्सा करने लगती है, क्योंकि एलिसन भी एक ऐसी ही फैमिली के बारे में बुक लिख रहा था जिसके मेंबर एक पेड़ से लटक कर मारे गए थे
और उसका मानना था कि ट्रेवर को ये बात कहीं से पता चल गई होगी, इसलिए वो पब्लिकली ऐसी डिस्टर्बिंग तस्वीरें बना रहा है। अब उसी रात एलिसन एक और वीडियो देखता है जिसमें कैमरामैन एक फैमिली के लोगों को एक चाकू से उनका गला काटकर मार रहा था, जिसे देखकर एलिसन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और इंटरनेट पर उस फैमिली के बारे में रिसर्च करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि मरने वाली फैमिली मिलर्स फैमिली थी, जिनकी हत्या सन 1998 में हुई थी और इस परिवार का बेटा क्रिस्टोफर मिलर अभी तक लापता है। इसका मतलब ये कातिल किसी भी परिवार को मारने के बाद उनके एक बच्चे को जिंदा छोड़ देता है, जो कि हमेशा के लिए लापता हो जाता है। एलिसन इस परिवार के बारे में रिसर्च कर ही रहा था कि अचानक ही लाइट चली जाती है और तभी एलिसन के घर में कुछ आवाजें आने लगती हैं। एलिसन इन आवाजों का पीछा करते करते एटिक में पहुंच जाता है, जहां पर एक बॉक्स का ढक्कन अपने आप ही हिल रहा था और उसे हटाने पर उसके नीचे से एक सांप निकलता है, जिससे एलिसन डर जाता है, लेकिन वो सांप चुपचाप वहां से भाग जाता है। फिर एलिसन उस बॉक्स के ढक्कन को देखता है जिस पर कुछ अजीब सी ड्राइंग की गई थी। इन ड्राइंग्स में उन सभी डेथ सीन को दर्शाया गया था जिसे हमने उन टेप्स में देखा था और हर जगह एक एक्स्ट्रा इंसान की ड्राइंग करी गई थी जिसका नाम मिस्टर बूगी लिखा गया था। एलिसन इन सभी ड्राइंग्स की वीडियो बनाता है और जैसे ही वो एटिक से बाहर निकलने की कोशिश करता है तभी वहां का फ्लोर टूट जाता है और एलिसन एक माले से नीचे गिर जाता है। अगले सीन में हम एलिसन के घर पर पुलिस को देखते हैं जो कि इसकी चोटों पर बैंडेज कर रहे थे। इसके बाद एलिसन पुलिस ऑफिसर को बताता है कि उसने रात के समय एटिक में किसी के फुटस्टेप की आवाज सुनी थी, लेकिन उस वक्त एटिक की लैडर बंद ही थी, जिसकी वजह से पुलिस ऑफिसर को लगता है कि एलिसन को कोई बहम हुआ होगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर एलिसन का बहुत बड़ा फैन था और वो एलिसन की बुक के एक्नॉलेजमेंट वाले पेज पर अपना नाम दर्ज करवाने के बदले उसकी मदद करने का ऑफर रखता है। और एलिसन को भी ऐसे ही किसी पुलिस वाले की जरूरत थी जो कि इन केसेस को सुलझाने में उसकी मदद कर सके, इसलिए वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे इन टेप्स में हुए मर्डर्स के बारे में डिटेल लाने को कहता है। इसके बाद वो फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है और इस बार वो उन ड्राइंग्स का सहारा लेता है जो उसे एटिक में मिली थी। और जब वो एक वीडियो में जूम करके देखता है तो उसे फिर से वो अजीब चेहरे वाला इंसान दिखाई देता है और जब वो हर वीडियो को ध्यान से देखता है तो वो इंसान हर वीडियो में उसी जगह पर मौजूद था जहां उसे ड्राइंग में बनाया गया था। अगले दिन वो ऑफिसर एलिसन को मरने वाले सभी फैमिलीज के नाम और उनके एड्रेस देता है और इस दौरान हम उस अजीब से इंसान को लैपटॉप की स्क्रीन पर हिलते हुए देखते हैं, लेकिन जैसे ही एलिसन देखता है वो इंसान फिर से हिलना बंद हो जाता है। इसके बाद जब एलिसन अपने लैपटॉप में फिर से वीडियो प्ले करता है तो वो खुद को भी उन वीडियोस में देखता है, जिसकी वजह से एलिसन बहुत बुरी तरह से डर जाता है और तुरंत ही लैपटॉप को बंद कर देता है। उसी रात एलिसन को अपने ऑफिस में प्रोजेक्टर अपने आप चलती हुई मिलती है और एलिसन उसे बंद करके विंडो से बाहर उसी फांसी वाले पेड़ को देखने लगता है और तभी उसे वहां पर वो अजीब सा दिखने वाला इंसान दिखाई देता है और अगले ही पल गायब हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक बेसबॉल बैट लेकर बाहर उस पेड़ के पास देखने जाता है, लेकिन उसे वहां पर उस इंसान की जगह पर उसका बेटा ट्रेवर दिखाई देता है जो कि ठंड से ठिठुर रहा था और वो फौरन उसे घर के अंदर ले जाता है और फिर अपने टॉर्च लेने के लिए फिर से बाहर जाता है और बाहर एक कुत्ता उसे देखकर गुर्राने लगता है और एलिसन के पीछे हम उन सभी फैमिलीज के मिसिंग बच्चों को देखते हैं। अगले दिन वो पुलिस ऑफिसर फिर से एलिसन से मिलने आता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे मदद चाहते हो तो तुम्हें मुझे ये पूरा केस ठीक से बताना होगा ताकि वो उसकी ठीक से मदद कर पाए। और एलिसन उसे बताता है कि इन सभी फैमिलीज को एक ही इंसान ने मारा है और वो इंसान सन 1960 से ये कत्ल करता आ रहा है, जिसका मतलब आज के टाइम में उस इंसान की एज लगभग 70 साल होगी। और इन सभी मर्डर्स में दो सिमिलैरिटीज हैं। पहली कि हर केस में कातिल पूरी फैमिली को मारकर सिर्फ एक बच्चे को जिंदा छोड़ देता है और उसे अपने साथ ले जाता है, और दूसरी है कि हर वीडियो में उसे एक अजीब सा दिखने वाला सिंबल मिला है जो कि ये दर्शाता है कि ये सारे मर्डर्स किसी रिचुअल के चलते किए गए हैं। और यहाँ पर पुलिस ऑफिसर एलिसन को प्रोफेसर जोनस से बात करने के लिए कहता है जो कि एक ओकल्ट क्राइम एक्सपर्ट है। उसी रात एलिसन एक और वीडियो देखता है जिसमें एक फैमिली की हत्या लोन मूवर से की गई थी और ये सीन इतना डिस्टर्बिंग था कि एलिसन इसे देख भी नहीं पाता। इसके बाद वो प्रोफेसर जोनस से वीडियो कॉल पर बात करता है और उनसे उस सिंबल के बारे में पूछता है। प्रोफेसर उसे बताते हैं कि ये सिंबल एक पिगन डाइटी के वर्शिप के वक्त यूज किया जाता था और ये बेबीलोनियन के टाइम का सिंबल है और ये सिंबल बुगुल डीमन जिसे ईटर ऑफ चिल्ड्रन भी कहते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। बुगुल डीमन बच्चों को धीरे धीरे असल दुनिया से अपनी दुनिया में ले जाता है जहां वो उनकी सोल को कंज्यूम करता है और जो लोग बुगुल डीमन की पूजा करते हैं उन्हें उस बच्चे को खाना होता है। और प्रोफेसर का ऐसा मानना था कि ये सारे कत्ल एक कल्ट के मेंबर्स कर रहे हैं जो कि बुगुल की पूजा करते हैं। इसके बाद एलिसन अपने ऑफिस को अच्छे से लॉक करके सोने चला जाता है
लेकिन उसी रात उसके ऑफिस में वो प्रोजेक्टर फिर से अपने आप ही ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से एलिसन बहुत बुरी तरह से डर जाता है। और हम उसके पीछे एक एक करके उन सभी बच्चों को देखते हैं जिनकी सोल को बुगुल ने कंज्यूम कर लिया था। और इस सीन से ये साफ हो गया था कि ये सब कोई कल्ट का मेंबर नहीं बल्कि खुद बुगुल कर रहा था, और उसका अगला शिकार एलिसन की फैमिली होने वाली थी। अगले दिन एस्ली अपने रूम की वॉल पर एक लड़की की पेंटिंग बनाती है, और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि स्टेफनी थी। एस्ली यहाँ पर अपने पेरेंट्स को बताती है कि लास्ट नाइट उसके पास स्टेफनी आई थी और उसी ने उससे ये पेंटिंग बनवाई थी, क्योंकि ये रूम उसके भाई का हुआ करता था। और एस्ली अपनी मॉम को ये भी बता देती है कि स्टेफनी वही लड़की है जिसकी फैमिली को पेड़ पर लटकाकर मारा गया था, और उन्हीं के मर्डर केस पर एलिसन एक किताब लिख रहा था, और ये घर भी उसी फैमिली का है। जिसे सुनकर ट्रेसी को बहुत गुस्सा आता है और फिर उसके और एलिसन के बीच में बहुत बहस होती है। उसी रात जब एलिसन सो रहा था तभी उसके चेहरे पर एक फ्लैशलाइट पड़ती है, मानो कोई उसकी वीडियो बना रहा हो, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है और उसे अपने घर में प्रोजेक्टर के चलने की आवाज आने लगती है। और उस आवाज का पीछा करते हुए वो एटिक में चला जाता है जहाँ पर वो प्रोजेक्टर चल रहा था, और साथ ही एलिसन को वहाँ पर वो सभी मिसिंग बच्चे भी दिखाई देते हैं। और तभी बुगुल प्रोजेक्टर की स्क्रीन से बाहर आकर अचानक ही एलिसन के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से एलिसन बहुत बुरी तरह से डर जाता है और एटिक से सीधा नीचे गिर जाता है, और उसके साथ वो प्रोजेक्टर भी नीचे गिर जाता है। और एलिसन तुरंत ही उस प्रोजेक्टर और फिल्म्स में आग लगा देता है। इसके बाद एलिसन अपनी बीवी बच्चों के साथ फौरन ही इस घर को छोड़ने का डिसाइड कर लेता है, और फिर एलिसन और ट्रेसी अपने बच्चों को उठाते हैं और वो लोग रातों रात बिना अपना सामान लिए इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन वो अपने नए घर में सामान को मंगवाकर सेट करते हैं, और उसी रात एलिसन की प्रोफेसर जोनस से एक बार फिर से वीडियो कॉल पर बात होती है। प्रोफेसर जोनस एलिसन को कुछ बहुत ही पुराने जमाने की फोटो दिखाते हैं जो कि बुगुल से रिलेटेड थी, और वो बताते हैं कि बुगुल के बारे में बहुत ही कम किताबों में कुछ लिखा गया है। इसका कारण ये था कि पहले के जमाने में क्रिश्चियन इस बात को मानने लगे थे कि बुगुल अपनी तस्वीरों के जरिए ही हमारी दुनिया में आ जा सकते हैं, और ये इमेजेस उनके लिए गेटवे का काम करती हैं। और फिर उन लोगों ने उन सारी किताबों को जला दिया जिसमें बुगुल के बारे में लिखा गया हो या फिर उसकी कोई तस्वीर हो। इस वीडियो कॉल के बाद एलिसन अपने लैपटॉप से मर्डर और बुगुल से रिलेटेड सभी वीडियो को डिलीट कर देता है। इस दौरान एलिसन को पुलिस ऑफिसर का भी लगातार कॉल आ रहा था, लेकिन एलिसन अब उस घर या वहाँ के लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसका फोन नहीं उठाता। इसके बाद जब एलिसन कुछ सामान रखने अपने नए घर के एटिक में जाता है तो उसे वहाँ पर प्रोजेक्टर और वो सभी टेप्स मिलती हैं जिन्हें उसने जला दिया था, और उसे उस बॉक्स में एक पैकेट भी मिलता है जिस पर एक्सटेंडेड कट एडिशन लिखा हुआ था, यानी उस पैकेट के अंदर वाली टेप्स में उसे कुछ और रिकॉर्डिंग्स मिलने वाली थी। अब एलिसन उन टेप्स को प्ले करने के लिए सेटअप करने लगता है, और तभी उसे फिर से पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है, और इस बार एलिसन उसका फोन उठा लेता है। वो बताता है कि एलिसन को अपने परिवार के साथ उस घर को नहीं छोड़ना चाहिए था। वो आगे बताता है कि उसने सभी केसेस को ध्यान से स्टडी किया है, जिससे उसे पता चला है कि हर फैमिली जिसे बुगुल ने अपना विक्टिम बनाया था वो सब पहले उसी घर में रह रहे थे जहां पहला हादसा हुआ था, और जैसे ही वो लोग अपना घर स्विच करते थे उनका मर्डर हो जाता था। अब क्योंकि एलिसन भी बुगुल की विक्टिम वाले घर में रह रहा था और उसने भी अपना घर बदल लिया था, तो बुगुल उसको इस नए वाले घर में मारेगा, क्योंकि बुगुल उन्हें तब तक नहीं मारता जब तक वो अपना घर न बदल ले। और शायद इसी वजह से बुगुल एलिसन को पुराने घर में डरा रहा था ताकि वो डरकर अपना घर बदल ले। मतलब अब एलिसन के इस वाले घर में जब भी कोई रहने आएगा और यहाँ रहने के बाद वो अपना घर बदलेगा तो बुगुल उसके परिवार को उस नए वाले घर में मारेगा, और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। खैर अब एलिसन एक्सटेंडेड कट टेप्स को प्ले करता है जिसमें वो मिसिंग लड़की स्टेफनी उस पेड़ से नीचे आती है और अपने पिता के फांसी लगे हुए शरीर पर लटकती है, और इसके बाद वो कैमरे के पास आती है और वो होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करती है। और ऐसा ही सेम उस कार में आग लगने वाले मर्डर में होता है, और हर मर्डर में हम उन मिसिंग बच्चों को कैमरे के सामने आकर यही इशारा करते हुए देखते हैं। इसके बाद एलिसन अपनी कॉफी पीने के लिए उठता है और उसे अपने कप में एक लाइट ग्रीन कलर का लिक्विड मिलता है जो कि किसी ने उसकी कॉफी में मिक्स कर दिया था, और यहाँ पर उसे कार्ड भी मिलता है जिस पर गुड नाइट डैडी लिखा हुआ था, और इसके बाद वो बेहोश होकर गिर जाता है। अगले सीन में हम एलिसन के परिवार को बंधा हुआ देखते हैं। सिर्फ उनकी बेटी एस्ली ही आजाद थी क्योंकि वो इस वक्त बुगुल के वश में थी। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और वो एलिसन से कहती है डोंट वरी डैडी, आई विल मेक यू फेमस अगेन। और फिर वो एक कैमरे से उनकी रिकॉर्डिंग करने लगती है और उस कुल्हाड़ी से अपने पूरे परिवार को मार देती है, और इसके बाद वो भी कैमरे के सामने चुप रहने का इशारा करती है। इसके बाद हमें एस्ली को प्रोजेक्टर पर एक वीडियो को देखते हुए दिखाया जाता है जिसमें खून से सना हुआ एक कॉरिडोर दिखाया जाता है जहां पर एक दरवाजे पर खून से ही बुगुल का सिंबल भी बनाया गया था,
और फिर उस वीडियो में वो सारे मिसिंग बच्चे दिखाई देते हैं और एशली इस दौरान उस बॉक्स के ढक्कन पर अपनी फैमिली के मर्डर की ड्राइंग बना रही थी, जैसा कि बाकी मर्डर्स की बनाई गई थी। और वो सभी बच्चे प्रोजेक्टर स्क्रीन में से एशली की तरफ देख रहे थे और तभी एशली के पीछे बुगुल आ जाता है और उसे देखते ही सारे बच्चे भाग जाते हैं और बुगुल एशली को गोद में उठाकर प्रोजेक्टर की स्क्रीन के जरिए अपनी दुनिया में ले जाता है और हम उस प्रोजेक्टर वाले बॉक्स में एक नई फिल्म देखते हैं जिसके लेबल पर हाउस पेंटिंग लिखा हुआ था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सिनिस्टर मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ये भी बताएं कि क्या आप इस मूवी के सेकंड पार्ट की वीडियो देखना चाहते हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।